आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005, जो महिलाओं के घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को घर के अंदर रख के उनके साथ मानसिक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना या उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, तो उसके प्रति वो जो है कोई एक्शन नहीं ले पाती थी, सहन करती रहती थी, जबकि हमारे संविधान में इसका प्रोविज़न भी है। तो इस एक्ट को हमारे संविधान के द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं उन्हों का संरक्षण कराने के लिए बनाया गया। ये एक्ट 2005 में बनकर तैयार हुआ। इस एक्ट का क्रम संख्या 43 है। इस एक्ट में टोटल 37 धाराएं हैं, 5 चैप्टर हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा चैप्टर नंबर 3, और इसमें हम पढ़ेंगे जो ये अधिनियमित हुआ था, ये 13 सितंबर 2005 को बनके तैयार हो गया था और 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू हो गया, जिसमें आज केवल हम इसके सेक्शन पे डिस्कशन करेंगे। इसके डीपली हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल देखा जाए तो 37 सेक्शन है, वो सब हमने इस तरह से लिख रखे हैं और एक दूसरे से कोरिलेट कर रखे हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो अगर हम देखें तो पहले नंबर पे सेक्शन 1, किसी भी एक्ट का, कोई भी एक्ट हो उसका सेक्शन नंबर 1 उस एक्ट का नाम, उसका विस्तार और उसका प्रारंभ यही बताता है। तो धारा 1 में इसका नाम, इसका प्रारंभ और इसका विस्तार के बारे में बताया गया है। और इसका सेक्शन नंबर 2 देखें तो उसमें परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं किस किस की हैं? व्यथित व्यक्ति की, बालक की, प्रतिकर आदेश की, है ना, संरक्षण आदेश, अभिरक्षा आदेश और पुलिस संरक्षण, मजिस्ट्रेट, चिकित्सा, इन सब की परिभाषाएं सेक्शन 2 में दी गई हैं। वो हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे तब। अभी हम केवल सेक्शन वाइज इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से हमें ये थोड़ा सा समझ में आ जाए, और फिर आगे जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सेक्शन 3 में इसके जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा बताई गई, जिसमें व्यथित व्यक्ति है। व्यथित व्यक्ति मतलब पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ वो घटना घटित हुई है। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा सेक्शन 3 में बताई गई है। और सेक्शन 4 में जो है संरक्षण अधिकारी को जानकारी देना, मतलब अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो उसकी जानकारी संरक्षण अधिकारी को देना। अब इससे हम कोरिलेट करते हैं तो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 संरक्षण अधिकारी से कोरिलेट हो जाएंगे। तो सेक्शन 8 हम इसी के साथ कोरिलेट कर ले रहे हैं। सेक्शन 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, सेक्शन 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति और सेक्शन 9 में संरक्षण अधिकारी के कृत्य और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अब सेक्शन 8 का हम वेट करते हैं तो सेक्शन 18 देखते हैं। अब सेक्शन 18 इधर संरक्षण आदेश। अब जो संरक्षण आदेश दिया गया है तो उसका अगर वो लागू मतलब उसके अनुसार कार्य नहीं करेगा तो इसका एक्सेप्शन सेक्शन 31, संरक्षण आदेश के भंग होने पर शास्ति यानी कि दंड। तो सेक्शन 31 इससे रिलेटिव कोरिलेट कर लेंगे साथ में। फिर उसके बाद में आते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 फिर इधर सेक्शन 6 आश्रय गृह के कर्तव्य। आश्रय गृह मतलब घर जिसमें हम रहते हैं, उसके क्या कर्तव्य होंगे वो सेक्शन 6 में बताया गया। सेक्शन 7 चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य। हम मान लीजिए किसी स्त्री के साथ में घरेलू हिंसा का अपराध हुआ, यानी कि शारीरिक पीड़ा पहुंचाई गई उसे, फिजिकली टॉर्चर, तो उसे जो भी चोट वगैरह आएगी उसके लिए वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग उसकी चिकित्सा होगी। फिर सेक्शन 8 ये हमने सेक्शन 4 के साथ कोरिलेट करके पढ़ा था। सेक्शन 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। फिर सेक्शन 9 धारा 9 संरक्षण अधिकारी के कृत्य और कर्तव्य।
अब इसी के साथ में जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन 33 में है। धारा 33 में सेक्शन 9 का एक्सेप्शन दे रखा है। धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन न करने पर दंड। अब यह संरक्षण अधिकारी के कृत्य और कर्तव्य बताए गए हैं सेक्शन 9 में। अगर उन कृत्य और कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो सेक्शन 9 का एक्सेप्शन सेक्शन 33 में वो उसे दंड देगा। अगर उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए क्या दंड होगा, क्या पनिशमेंट होगी, सेक्शन 33। फिर उसी के साथ सेक्शन 10 सेवा प्रदाता। अब सेवा प्रदाता कौन होगा ये सेक्शन 10 बताएगा हमें। जो लोग जैसे कि समितियां वगैरह बना लेते हैं तो उसके लिए महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए कार्य करते हैं जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, तो वो सेवा प्रदाता सब सेक्शन 10 के अंदर बताया गया है। फिर सेक्शन 11 सरकार के कर्तव्य। अब सरकार के क्या क्या कर्तव्य होंगे महिलाओं के संरक्षण के लिए, वो सेक्शन 11। अब सेक्शन 12 जो है मजिस्ट्रेट को आवेदन। सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग जो व्यथित व्यक्ति है, जो संरक्षण अधिकारी है या कोई सेवा प्रदाता है, व्यथित व्यक्ति को बताएगा कि आप मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन करें आईपीसी की धारा 498 के अकॉर्डिंग। अब जो सेक्शन 12 है इसी का कोरिलेट सेक्शन है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में हम देखेंगे तो यहाँ भी मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग है। तो सेक्शन 12 का हम अगर कोरिलेट करें सीआरपीसी तो सीआरपीसी में सेक्शन 11 जो दे रखा है मजिस्ट्रेट के बारे में, वही सेक्शन 12 इसका मतलब है। जो सेक्शन 12 में यहाँ दे रखा है और जो सीआरपीसी सेक्शन 11 में बताया गया है मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ होगा, वो सीआरपीसी का सेक्शन 11 है। इसके साथ हमने ये भी कोरिलेट कर लिया ताकि हमें याद रहेगा। सीआरपीसी की एक सेक्शन से एक 1+ कर देना, 12 हो जाएंगे, मजिस्ट्रेट को आवेदन हो जाएगा यहाँ। अब सेक्शन 13 में दे रखा सूचना की तामील। अब जब मजिस्ट्रेट के यहाँ हमने आवेदन कर दिया तो जो व्यक्ति है, जो हमारा डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, तो उसके लिए हम सूचना पहुंचाएंगे, सूचना देंगे तभी तो उसे पता चलेगा कि मेरे खिलाफ ऐसा ऐसा यहाँ पे कार्रवाई चल रही है इस कोर्ट में। तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग उसे सूचना की तामील कराई जाएगी और जो तामील उसे भेजी जाएगी उसकी कोई रसीद, रजिस्ट्री डाक द्वारा या कोई स्लिप या जिस व्यक्ति ने कहा है मौखिक द्वारा या लिखित कथन द्वारा जो भी हो वो न्यायालय में पेश करा जाएगा। सेक्शन 13 ये बताता है। अब सेक्शन 14 में है परामर्श। परामर्श लेगा, सलाह, ओपिनियन। सेक्शन 14 में ओपिनियन ली जाएगी किसकी, कोई भी हो सकता है, व्यथित व्यक्ति के परिवार का संबंधी या नातेदार, उससे परामर्श कौन लेगा, मजिस्ट्रेट लेगा। या मजिस्ट्रेट अपने आदेश से किसी भी संरक्षण अधिकारी से कह सकता है कि इसकी व्यथित व्यक्ति के परिवार या नातेदार से परामर्श, ओपिनियन ली जाए। सेक्शन 15 में कल्याण विशेषज्ञ की राय। यहाँ भी ओपिनियन है। जो कल्याण विशेषज्ञ मतलब जो समितियां बनी हुई हैं जो महिलाओं के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए राय यहाँ ली जाएगी सेक्शन 15 में। अब सेक्शन 16 है कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि इस बात से रिलेटिव ऐसी कोई बात है जो खुले न्यायालय में नहीं हो सकती है तो न्यायालय धारा 16 के अकॉर्डिंग बंद कमरे में कार्रवाई कर सकता है। धारा 16। फिर धारा 17 साक्षी गृहस्थी निवास का अधिकार। अब गृहस्थी निवास क्या होगा, जॉइंट फैमिली। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मतलब कोई महिला है उसे अलग रखा जा रहा है, सबसे अलग, और वह कह उसे अपने मतलब पूरी एक जॉइंट फैमिली से अलग रखा जा रहा है तो वो भी एक तरह से पीड़ित हो रही है, इसीलिए उसका जो अधिकार है वो सेक्शन 17 में है। अब सेक्शन 18 संरक्षण आदेश। अब व्यथित व्यक्ति है या पीड़ित व्यक्ति है, घरेलू हिंसा का अपराध जिसे हुआ है, उसके लिए कहाँ संरक्षण होगा, कौन आदेश देगा, संरक्षण आदेश सेक्शन 18।
सेक्शन 19 जब संरक्षण हो गया तो उसका निवास मतलब कहाँ रहेगी वो, तो सेक्शन 19 में निवास। जब सेक्शन 19 में निवास हो गया तो भाई जब वो रहेगी तो उसे पैसे भी चाहिए होंगे, धनीय राहत सेक्शन 20। अब सेक्शन 20 में धनीय राहत हो गई तब कोई उसका अभिरक्षक भी नियुक्त किया जाएगा। तो सेक्शन 21 में उसका अभिरक्षक आदेश है और सेक्शन 22 में उसका प्रीतिकर आदेश है, मतलब जो भी हानि हुई है या जो उसका नुकसान हुआ है उसके लिए प्रीतिकर, वो सेक्शन 22 में। सेक्शन 23 में क्या कहा गया है कि एक पक्षीय आदेश या अंतरिम आदेश कब होगा, जब वो ऐसा उचित समझे या ऐसे कोई तथ्य उसके पास मौजूद हो न्यायालय के पास कि हाँ ऐसा करना समुचित लगता है, तब वो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग अंतरिम आदेश या एक पक्षीय आदेश जारी कर सकता है। सेक्शन 34 आदेश की प्रति दिया जाना। अब जो आदेश की प्रति दी जाएगी वो निःशुल्क दी जाएगी। अब न्यायालय ने कोई आदेश पारित करा है तो उस आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को निःशुल्क दी जाएगी, ये कहता है सेक्शन 24। सेक्शन 25 आदेश की अवधि या परिवर्तन, मतलब कितनी अवधि के अंदर उस आदेश में हम अपील कर सकते हैं या उसमें परिवर्तन करा सकते हैं, ये सेक्शन 25 कहता है। अब सेक्शन 26 अगर उस बात से ऐसा लगता है कि अन्य कोई वाद या अन्य कोई कार्रवाई लंबित है तो उसमें क्या अनुतोष होगा, वो सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग न्यायालय देगा। उसके अनुसार अनुतोष की मांग सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग हम न्यायालय से कर सकते हैं। अब सेक्शन 27 में आप अधिकारिता। अब सेक्शन 27 में अधिकारिता की बात कही, मतलब जुरिडिक्शन, क्या क्षेत्र अधिकार होगा। अब सीआरपीसी से कोरिलेट करते हैं हम, तो सीआरपीसी का सेक्शन 14 भी न्यायिक अधिकारिता की बात करता है और सेक्शन 27 में भी न्यायिक अधिकारिता की बात की गई है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायिक अधिकारिता के बारे में सेक्शन 27 में बात की गई है और इधर सीआरपीसी की सेक्शन 14 में बात की गई है। फिर इसके आगे आते हैं सेक्शन 28 में प्रक्रिया बताई गई है, किस तरह की प्रक्रिया, मतलब कैसे काम होगा, क्या होगी, न्यायालय की प्रक्रिया, मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो सेक्शन 28। सेक्शन 29 में यहाँ जब आदेश हुआ है, ये सब आदेश हुए, अगर हमें इनके खिलाफ अपील करनी है तो सेक्शन 29 में हम अपील करेंगे। अब अगर सीआरपीसी में देखा जाए तो सीआरपीसी का जो चैप्टर 29 है वो भी अपील के बारे में है और सेक्शन 29 भी अपील के बारे में है। तो यहाँ से हमारी दो चीज़ हो गई, एक तो डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट का सेक्शन 29 और सीआरपीसी का चैप्टर 29, दोनों अपील के बारे में है, दोनों सेम है और सीआरपीसी का अधिकतर लोगों को पता ही रहता है और ये सेक्शन 29 भी अब पता चल जाएगी क्योंकि दोनों में 29 है। ठीक है, ये ऐसा आसानी से याद हो जाएगा। सेक्शन 30 संरक्षण अधिनियम और सेवा प्रदाता जो भी होंगे, जो संरक्षण अधिकारी होगा या जो सेवा प्रदाता होगा वो सबके सब लोक सेवक होंगे, जो समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे, जो महिलाओं के संरक्षण के लिए कार्य करेंगे, महिलाओं को प्रोटेस्ट करेंगे, वो सब लोक सेवक होंगे। अब धारा 31 संरक्षण आदेश के भंग होने पर शास्ति, इसी से कोरिलेटिव धारा मैंने बताई थी धारा 18। तो यहाँ जो शास्ति मतलब होता है चूक होने पर, यानी कि यहाँ जो आदेश दिया गया है उसका अगर वो भंग कर देता है तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, ये सेक्शन 31 कहता है। और धारा 32 संज्ञान और सबूत, क्या एविडेंस है, कॉग्निजेंस कौन लेगा, ये धारा 32। धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन न करने पर दंड, न्यायिक कर्तव्य। और धारा 9 में भी हमने देखा था, धारा 9 में भी कर्तव्य है, तो धारा 9 में जो कर्तव्य दिए गए हैं अगर उनका निर्वहन में नहीं करता है तो धारा 33 के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा, धारा 33 के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। धारा 34 संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान, अगर संरक्षण अधिकारी किसी प्रकार का कोई अपराध करता है
तो उसका संज्ञान उसके द्वारा किए गए अपराध का कॉग्निजेंस संज्ञान वो धारा 34 के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। धारा 35 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, मतलब कोई कार्य इतनी सावधानी से किया गया है जिससे कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो, तो उसके लिए संरक्षण धारा 35 में दिया गया है। धारा 36 कहता है कि इस अधिनियम का प्रभाव अन्य विधियों के अल्पीकरण में न होना, मतलब कोई भी विधि किसी भी विधि को ये शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं करेगा और ना ही उन्हें समाप्त करेगा। धारा 37 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, क्या शक्ति होगी केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार ये जारी करेगी, मतलब महिलाओं के लिए संरक्षण हो, उनके लिए मतलब इसे दिखाया जाए, जगह जगह जानकारी मुहैया कराई जाए, हर किसी को इसके बारे में जानकारी दी जाए, सूचना पहुंचाई जाए, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करा जाए। इस अधिनियम के बारे में केंद्र सरकार नियम बना सकेगी और ये जो अधिनियम है ये संपूर्ण भारत पर लागू है, किसी भी स्टेट को छोड़ा नहीं गया है, पूरे भारत पर यह अधिनियम लागू है। ध्यान रखना इसमें 5 चैप्टर है और ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो चुका है और 13 सितंबर 2005 को ये बनकर तैयार हो गया था। थैंक यू वेरी मच।